अच्छा, हमारा आज का चैप्टर है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, लिपिनकॉट बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का जो चैप्टर है उसमें आप सबसे पहले उसमें जो ओवरव्यू का पैराग्राफ है ना, तो ओवरव्यू पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आपके पास दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं, एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर और दूसरा आपके पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है। ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर आपके पास वो रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, जबकि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आपके पास वो रिसेप्टर होते हैं जिसके ऊपर एपिनेफ्रिन आके बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, जब भी एड्रीनर्जिक का लफज आ जाए तो इसका मतलब कि यहाँ पे एपिनेफ्रिन काम करेगा, और जब भी कोलिनर्जिक का लफज आ जाए तो यहाँ पे हमेशा एसिटाइल कोलिन काम करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप अपने माइंड में लाया करो। जब भी आप एड्रीनर्जिक का नाम सुनो तो एपिनेफ्रिन आएगा माइंड में आपके, कोलिनर्जिक का लफ्ज़ सुनो तो आपके दिमाग में एसिटाइल कोलिन आना चाहिए। ठीक है, सो अब ओवरव्यू पैराग्राफ में लिखा है कि आपके पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है और कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। अब जो ड्रग इस एपिनेफ्रिन वाले एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर जो ड्रग आके बाइंड करेगा उस ड्रग को हम लोग एड्रीनर्जिक ड्रग बोलेंगे। ठीक है, एड्रीनर्जिक ड्रग वो ड्रग है जो कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है और एपिनेफ्रिन की तरह सेम एक्शन शो करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है इसके ऊपर आपके पास जो ड्रग आके बाइंड करेगा उसको हम कोलिनर्जिक ड्रग बोलेंगे, और ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है ये बेसिकली एसिटाइल कोलिन की तरह सेम एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ओवरव्यू पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दोनों आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है एपिनेफ्रिन वाला ये आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मिलेगा, जबकि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दिखाई देगा। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स है। ठीक है, सो आपको मैंने कोलिनर्जिक ड्रग का बता दिया, आपको मैंने एड्रीनर्जिक ड्रग के बारे में थोड़ा सा बता दिया और रिसेप्टर्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ना, इसके अंदर आपको पता ही है, हमने ऑटोनॉमिक वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अल्फा रिसेप्टर होता है और बीटा होता है, ये दोनों आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। ठीक है, जबकि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है ये आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर के अंदर हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर आ जाते हैं और मस्करिनिक आ जाते हैं। मस्करिनिक और निकोटिनिक ये दोनों आपके पास रिसेप्टर, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। ठीक है, या फिर हम इसको कोलिनो रिसेप्टर भी कहते हैं जिस पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, या फिर जो भी ड्रग यहाँ पे बाइंड करे वो हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग होगा जो कि एसिटाइल कोलिन की तरह सेम एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरव्यू पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई थी लिपिनकॉट बुक में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, उसको समझते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा न्यूरॉन जो कि कोलिनर्जिक हो, मतलब एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करे एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, उस न्यूरॉन को हम लोग कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, और सोमैटिक सिस्टम में भी हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट सिस्टम्स के कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को ड्रॉ किया हुआ है। हमें पता है कि जो साइनेप्स या फिर गेंग्लियन से पहले का न्यूरॉन होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन, जैसे ये ऊपर वाला जो है प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है, और फिर वो एसिटाइल कोलिन जो है वो फिर आगे पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर पे बाइंड होके उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो प्री गेंग्लियोनिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन होता है वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है। ये एसिटाइल कोलिन जो है ये आगे पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर होता है इसका, उस पर बाइंड करता है। ठीक है, तो इस पे जब ये बाइंड करता है ना तो इसकी एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग की वजह से ये जो पोस्ट गेंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन है ये एक स्टिमुलेट हो जाता है, और ये अपने एक्सॉन टर्मिनल से जो है नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है। सिंपैथेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन है वो एक्शन शो करता है ना, तो इस पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन से नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवाने के लिए इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन ही बाइंड करेगा। ठीक है, यानी कि सिंपैथेटिक में प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा जो कि स्टिमुलेट करेगा इस पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन को, और इससे रिलीज़ होगा नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो अपने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, जो भी उसका रिसेप्टर है अल्फ़ा बीटा वगैरह। ठीक है,
ऑलरेडी हम लोग रिसेप्टर को डिस्कस कर चुके हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लेक्चर में। आप जाके वो पहले देख लो ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो ये जो हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, या फिर मस्करिनिक रिसेप्टर होता है, या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, ये सारे के सारे आपके पास प्रेजेंट होते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स के ऊपर। इफेक्टर ऑर्गन आपके पास वो मसल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की बाइंडिंग की वजह से, एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग की वजह से और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से। तो ये था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा। एसिटाइलकोलिन जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा पोस्ट गैंग्लियन के ऊपर, और पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो वो आगे रिलीज़ करेगा एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन से भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा और पोस्ट गैंग्लियन से भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, प्री वाला भी पोस्ट वाला भी पैरासिम्पैथेटिक में। जबकि सिंपैथेटिक में हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कोलिनर्जिक था, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो था वो एड्रीनर्जिक था, क्योंकि उसने नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ किया था। क्लियर हो गया। तो ये एसिटाइलकोलिन पर आगे मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लेक्चर में। सोमैटिक का भी हमने डिस्कस कर लिया था। सोमैटिक में हमारे पास कोई भी गैंग्लियन या साइनेप्स प्रेजेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जो कि एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है और जो कि आगे निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है। ये जो एसिटाइलकोलिन है ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के केस में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे स्केलेटल मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो निकोटिनिक रिसेप्टर होगा वो स्केलेटल मसल के ऊपर ही प्रेजेंट होगा ना, तो उसके ऊपर एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करेगा और डिफरेंट स्केलेटल मसल मूवमेंट या फिर कंट्रैक्शन वगैरह वो शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, यानी कि हमारे पास एड्रिनल मेडुला जो है इसको भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही इनर्वेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है सिंपैथेटिक का, वो हमें पता है कि वो कोलिनर्जिक होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है। चूँकि एड्रिनल मेडुला की बात करें तो एड्रिनल मेडुला के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ना, एड्रिनल मेडुला के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, जिसकी वजह से एड्रिनल मेडुला जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो एड्रिनल मेडुला जो है ये बेसिकली एक ग्लैंड होता है, तो जब ये एक्टिवेट होगा एसिटाइलकोलिन के बाइंडिंग की वजह से तो ये आगे रिलीज़ करेगा नॉरएपिनेफ्रिन को। नॉरएपिनेफ्रिन हमें पता है कि वो फिर आगे अपने अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करके एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स थी डिफरेंट सिस्टम्स में, तो इनको हम लोग जो है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करे वो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन कहलाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लिपिनकॉट में नेक्स्ट हेडिंग है पैराग्राफ, न्यूरो ट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन, यानी वो न्यूरॉन जो कि कोलिनर्जिक हो, जो कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करे। तो उसमें हम लोग न्यूरो ट्रांसमिशन को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात ये समझो कि न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होता है। न्यूरो ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर, कोलिनर्जिक न्यूरॉन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर होगा वो क्या होगा, वो एसिटाइलकोलिन होगा ना। तो एसिटाइलकोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, एसिटाइलकोलिन जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल को लेके जाएगा कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ, ताकि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जा सके। इसी को हम लोग न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल गया एसिटाइलकोलिन की शक्ल में कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और वहाँ पे इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। इसी को हम लोग न्यूरो ट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास एड्रीनर्जिक न्यूरॉन होता तो उस केस में हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमिशन होती थी वो एपिनेफ्रिन की शक्ल में होती, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये तो था सिर्फ न्यूरो ट्रांसमिशन का इंट्रोडक्शन। अब लिपिनकॉट में इस न्यूरो ट्रांसमिशन वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि क्या होता है कि आपके पास जो न्यूरो ट्रांसमिशन होती है ना एसिटाइलकोलिन की शक्ल में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो वो आपके पास 6 स्टेप्स में होती है, 6 स्टेप्स में, ठीक है। पहला स्टेप आपके पास क्या है, साइंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। हम लोग न्यूरो ट्रांसमिशन के 6 स्टेप्स पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप हमारे पास एसिटाइलकोलिन की साइंथेसिस होगी, यानी कि फॉर्मेशन होगी। सेकंड स्टेप स्टोरेज होगा एसिटाइलकोलिन का वेजिकल के अंदर। तीसरा स्टेप हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होगा वेजिकल से, ठीक है। और चौथा स्टेप हमारे पास कि वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा।
और पांचवा स्टेप हमारे पास एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन होगी साइनेप्स वाले स्पेस में। और छठा स्टेप हमारे पास रिसाइकल होगा वापस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ये 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन के। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, साइंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने 2 न्यूरॉन ड्रॉ किए हैं। एक तुम्हारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है नीचे वाला, और ऊपर वाला हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। दोनों न्यूरॉन के बीच में जो यहाँ पे ये इम्प्टी स्पेस है, ये इम्प्टी स्पेस या गैप या जंक्शन जो है दोनों न्यूरॉन के बीच में, इसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड साइनेप्स, तीनों समझ आ गई। ओके, पहला हमारे पास 6 स्टेप में पहला स्टेप क्या था, साइंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक ट्रांसपोर्टर देखो यहाँ पे बना हुआ है, इस कोलिन सोडियम को ट्रांसपोर्टर इसका नाम होता है। इसके जरिए कोलिन और सोडियम दोनों का इनफ्लक्स होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, जब कोलिन और सोडियम दोनों अंदर आ जाते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, तो अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो कोलिन आया है ना, अब इस कोलिन के ऊपर हमारे पास कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करेगा। ये जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये ट्रांसफ़र करेगा एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल है हमारे पास ना, जो कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। इस एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल का जो एसिटाइल पार्ट है इसका, इस एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल का एसिटाइल पार्ट जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा कोलिन के साथ, उसको कंबाइन करेगा, ताकि हमारे पास कोलिन प्लस एसिटाइल दोनों मिलके एसिटाइल कोलिन साइंथेसिस करे। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे पास हुआ 2 चीज़ों के प्रेजेंट में। एक हमारे पास एसिटाइल को एक ग्रुप मौजूद था, और इससे एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया किस एंजाइम ने, एंजाइम हमारे पास एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोलिन से के साथ एसिटाइल ग्रुप मिल गया, तो एसिटाइल कोलिन बन गया। तो ये हमारे पास यहाँ तक जो है पहला स्टेप इधर तक डन हो गया, एसिटाइल कोलिन की साइंथेसिस हो गई। अब सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे स्टोरेज इन वेजिकल। तो एसिटाइलकोलिन जो हमारे पास यहाँ पे बन गया है ना प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में, अब ये इस वेजिकल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा वेजिकल के ऊपर, जो कि इसको अंदर लेके आएगा, उसका नाम है हाइड्रोजन एसिटाइलकोलिन को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, हाइड्रोजन एसिटाइलकोलिन को ट्रांसपोर्टर लगा होता है, जो कि इस एसिटाइलकोलिन को और साथ में जो है सॉरी यहाँ पे ये काउंटर ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को जो है ये बाहर लेके जाएगा, क्योंकि ये काउंटर ऑपोजिट, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट ट्रांसपोर्ट करना। सो हाइड्रोजन एसिटाइलकोलिन काउंटर ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि हाइड्रोजन को बाहर लेके आता है और उसके बदले में एसिटाइलकोलिन को वेजिकल के अंदर लेके आता है। और एसिटाइलकोलिन जो है यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन सर्कल से शो किया है, अंदर स्टोर कर लिया इसने। ठीक है, सो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप था स्टोरेज का। पहले हमारे पास साइंथेसिस हुआ एसिटाइलकोलिन के स्टेप तक, और साइंथेसिस के बाद हमारे पास जो है एसिटाइलकोलिन की स्टोरेज हुई वेजिकल के अंदर इस ट्रांसपोर्टर के जरिए, जो कि काउंटर ट्रांसपोर्टर था। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गए। अब हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिशन का जो तीसरा स्टेप था वो क्या था, वो था रिलीज़, यानी कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो वेजिकल से रिलीज़ होगा। अब रिलीज़ कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल आता है, ये देखो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक सिग्नल होता है। जब भी हमारे पास यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया, कहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया, न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पे, एंड पे, न्यूरॉन के एंड पे जो एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ तक एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगा। जब इस एक्शन पोटेंशियल के एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचने की वजह से इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का वोल्टेज चेंज होगा, तो वोल्टेज में चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, ये वाला। तो इससे जो है क्या होगा, यहाँ से ये चैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो यहाँ से हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इस चैनल के ज़रिए जो है कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर इस चैनल के ज़रिए, और ये चैनल ओपन हुआ एक्शन पोटेंशियल की एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचने की वजह से। ठीक है, सो अब क्या होगा, हमारे पास जब कैल्शियम अंदर इन्फ्लक्स होगा ना, तो कैल्शियम के अंदर आने की वजह से ये जो वेजिकल है, इस वेजिकल से एसिटाइलकोलिन की जो रिलीज़ है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। तो यहाँ से एसिटाइलकोलिन जो है वेजिकल से रिलीज़ होगा, कहाँ पे, साइनेप्स में। ये हमारे पास जंक्शन या गैप जो है साइनेप्स, इसमें देखो एसिटाइलकोलिन के जो ग्रीन ग्रीन सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ हो गया साइनेप्स में। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये यहाँ पे बाइंड करेगा इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर है, ये हमारे पास निकोटिनिक भी हो सकता है, मस्करिनिक, जो भी, मतलब
कोलिनर्जिक रिसेप्टर में से कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर में। तो इस पे एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड करेगा और इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने एसिटाइलकोलिन की साइंथेसिस को डिस्कस किया, फिर स्टोरेज इन वेसिकल, फिर हमने रिलीज़ के बाद हमने बाइंडिंग के बाद यहाँ पे हमने इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाइंडिंग के बाद हमारे पास पांचवा स्टेप क्या है, डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन कैसी होती है वो मैं ज़रा समझाता हूँ। डिग्रेडेशन ऐसी होती है ना कि यहाँ पे साइनेप्स में इस गैप एम्प्टी जो स्पेस है या गैप है या जंक्शन है, यहाँ पे इस साइनेप्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है। उस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, जो कि इस साइनेप्स के अंदर जितनी भी एसिटाइल कोलिन पीछे बच जाते हैं, जाहिर सी बात है कुछ बाइंड होंगे रिसेप्टर पे, कुछ पीछे साइनेप्स में रह जाएंगे ना एसिटाइल कोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो पीछे रह जाएंगे उनके साथ दो काम होंगे, या तो यहाँ से एसिटाइलकोलिन जो है वो वापस री अपटेक होंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इस री अपटेक ट्रांसपोर्टर की मदद से, और अगर यहाँ पे री अपटेक नहीं होंगे तो दूसरा काम इनके साथ साइनेप्स में क्या होगा कि ये जो है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है साइनेप्स में, इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से डिग्रेडेशन होगी इन एसिटाइलकोलिन्स की साइनेप्स में। जब एसिटाइलकोलिन जो है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से डिग्रेड होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो एसिटाइलकोलिन जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे हमारे पास यहाँ पे देखो दो चीज़ें बनेंगी, कोलिन एंड एसीटेट। यानी कि साइनेप्स में हमारे पास ये एंजाइम था एस्ट्रेज जिसने एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन किया इनटू कोलिन एंड एसीटेट। अब एसीटेट जो है वो तो वेस्ट हो जाएगा, जबकि कोलिन जो है वो वापस, देखो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है लंबी सी, देखो वापस सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर से वापस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर री अपटेक हो जाएगा, ठीक है। और वापस ये स्टेप जो है, ये साइकिल जो है वापस रिपीट होगा, साइंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, बाइंडिंग वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 स्टेप्स थे। डिग्रेडेशन किसने की, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम ने डिग्रेड किया एसिटाइलकोलिन को इनटू कोलिन एंड एसीटेट। और रिसाइकलिंग किसने की, रिसाइकलिंग हमारे पास दो ट्रांसपोर्टर ने की। एक ट्रांसपोर्टर हमारे पास कोलिन सोडियम को ट्रांसपोर्टर, इसने रिसाइकल किया कोलिन को, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे री अपटेक ट्रांसपोर्टर ने भी रिसाइकलिंग की एसिटाइलकोलिन को वापस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, और इसी तरह जो है ये साइकिल रिपीट होता रहता है, ठीक है। सो ये हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिशन थी कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एसिटाइलकोलिन के ज़रिए। तो हमने एसिटाइलकोलिन की साइंथेसिस, रिलीज, फेट, डिग्रेडेशन, रिसाइकलिंग पढ़ लिया। अच्छा, अब हमारे पास लिपिनकॉट में नेक्स्ट हेडिंग है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर को हम लोग कोलिनो रिसेप्टर भी कहते हैं, वो रिसेप्टर जिस पे एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा, ठीक है। हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर निकोटिनिक भी हो सकता है, मस्करिनिक भी हो सकता है, ठीक है। सो कोलिनो रिसेप्टर या फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर में हमारे पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर मस्करिनिक रिसेप्टर को डिटेल में, ठीक है। मस्करिनिक रिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर है जिस पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है या फिर इसमें जो है मस्करीन बाइंड करेगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन के अलावा यहाँ पे मस्करीन भी बाइंड कर सकता है मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर। अब मस्करीन क्या है, मस्करीन इज़ अल्कलाइड, ये एक अल्कलाइड है जो कि पॉइजनस मशरूम्स में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं ना, ये बेसिकली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। हमने पढ़ा था ना वो फार्माकोडायनेमिक वाले लेक्चर में कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होते हैं, हमने डिटेल में वहाँ पे पढ़ा था। हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। जो हमारे पास जी अल्फ़ा था वो एक्साइटेटरी था, और हमारे पास जो जी आई था वो इनहिबिटरी था, और जी क्यू जो था वो भी एक्साइटेटरी था, ठीक है, वो आपको पता होगा। सो मस्करिनिक रिसेप्टर हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, और इनको हम लोग मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। इस मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर मस्करीन भी बाइंड हो सकता है, एसिटाइलकोलिन भी बाइंड हो सकता है। मस्करीन हमारे पास अल्कलाइड है जो कि पॉइजनस मशरूम में पाया जाता है, और जो निकोटीन होता है ना, निकोटीन, एसिटाइलकोलिन के अलावा जो निकोटीन होता है वो बाइंड करता है निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर, जबकि निकोटीन जो है वो वीक एफिनिटी रखता है मस्करिनिक रिसेप्टर पे। देखो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जो निकोटीन है, निकोटीन निकोटिनिक रिसेप्टर पे ही बाइंड करेगा, लेकिन निकोटीन जो है वो मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर भी बाइंड कर सकता है, बट एफिनिटी और चाहत जो है मस्करिनिक रिसेप्टर के लिए वो निकोटीन की वीक होगी, कमज़ोर होगी ना। तो ये फ़र्क है सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि वी हैव 5 सब क्लासेस ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर। हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर की 5 सब डिवीजन्स या सब क्लासेस है, M1 से लेकर M5 तक, जिसमें से M1 से जो M3 तक है, M1, M2, M3, ये तीनों हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्करिनिक रिसेप्टर है, और हमारा जो फोकस होगा वो इन्हीं तीनों के ऊपर होगा, ठीक है।
अब अगर हम लोग M1, M2, M3, M4, M5 इनकी लोकेशंस की बात करें कि मस्करीनिक रिसेप्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो हमारे पास जो M2 रिसेप्टर है, मस्करीनिक M2, वो हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होता है। ये जो M2 रिसेप्टर है ना हार्ट में, ये इनहिबिटरी नेचर का होता है। जब भी M2 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है तो ये हार्ट रेट को कम करेगा, क्योंकि ये इनहिबिटरी नेचर का होता है, इनहिबिटरी, ठीक है। M2 इज इनहिबिटरी इन नेचर एंड प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। मस्करीनिक है तो एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा या तो मस्करीन बाइंड करेगा, सिंपल। जो M1 रिसेप्टर है हमारे पास, M1 हमारे पास स्टमक या फिर गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में पाया जाता है। स्टमक के अंदर जो पेराइटल सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। और जो M3 है हमारे पास, M3 हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में, स्मूथ मसल में एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। सो M2 इनहिबिटरी इन नेचर, जबकि M1 और M3 जो है वो एक्साइटेटरी होते हैं, एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये याद रखो। तो ये हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन थी मस्करीनिक रिसेप्टर की। अब हम लोग देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो कैसे अपना सिग्नल ट्रांसडक्शन शो कर सकता है, मस्करीनिक रिसेप्टर पे बाइंड होके या फिर निकोटिनिक पे बाइंड होके। अच्छा, तो अब हमारे पास एसिटाइलकोलिन की सिग्नल ट्रांसडक्शन को हम लोग देखेंगे M1 और M3 रिसेप्टर के ऊपर ना। जब एसिटाइलकोलिन जो है वो M1 या फिर M3 रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है, सबसे पहली बात ये कि M1 और M3 रिसेप्टर दोनों एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं। क्यों एक्साइटेटरी होते हैं? क्योंकि M1 और M3 रिसेप्टर में GQ प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। ये जो GQ प्रोटीन है ना, ये एक्साइटेटरी नेचर का होता है। इस वजह से हम लोग M1 और M3 को एक्साइटेटरी रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। सो जब आपके पास क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जो है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आया और M1 M3 रिसेप्टर पे यहाँ पे बाइंड हुआ ना, एसिटाइलकोलिन बाइंड करने की वजह से M1 और M3 रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगी, यानी कि इसके शेप में चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो GQ प्रोटीन है, GQ प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और GQ प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है उसके ऊपर GDP हट जाएगा और वहाँ पे GTP आके अटैच हो जाएगा। ये बात हम लोग ऑलरेडी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ, M1 M3 रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, जिसकी वजह से GQ प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। GQ प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट जो है उसमें GTP हट गया, GTP आके अटैच हो गया। अब ये जो GTP अल्फा सब यूनिट है GQ का, ये एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम को। ये जो फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम है ना, ये फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम क्या करेगा जब एक्टिवेट होगा, तो फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम ब्रेक करेगा मेम्ब्रेन लिपिड को, जिसका नाम है फॉस्फोइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, PIP2 जिसे कहते हैं। फॉस्फोइनोसिटोल बिसफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेगा कौन? फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम। तो फॉस्फोलाइपेज C PIP2 को ब्रेक डाउन करेगा इनटू IP3 एंड डाइएसाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो PIP2 से हमारे पास डैग बना और IP3 बना। IP3 हमारे पास इनिसोटोल ट्राइफॉस्फेट है और डैग हमारे पास डाइएसाइल ग्लाइसरॉल है। दोनों हमारे पास PIP2 के ब्रेकडाउन से बने इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम है, इसने तो IP3 और डैग बना लिया। अब IP3 क्या करेगा और डैग क्या करेगा, यानी कि इनिसोटोल ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है ना इसमें, तो इसको P3 इस वजह से कहते हैं। तो जो IP3 है, IP3 जाएगा, डिफ्यूज़ होगा सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू सेल के अंदर, और सेल के अंदर ये जब डिफ्यूज़ होगा ना साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। तो IP3 जो है वो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रिलीज़ करवाएगा कैल्शियम को, ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम को रिलीज़ करेगा, तो कैल्शियम जब रिलीज़ होगा तो इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स होगा वो मसल कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो IP3 ने क्या किया, IP3 ने हमारे पास कैल्शियम को रिलीज़ कराया और मसल कंट्रैक्शन किया। दूसरा हमारे पास डाइएसाइल ग्लाइसरॉल है। ये जो डाइएसाइल ग्लाइसरॉल है ये क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज C। ये प्रोटीन काइनेज C एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी काइनेज का लफ्ज़ आएगा तो वो एंजाइम हमेशा फॉस्फोराइलेशन करेगा अदर प्रोटीन चैनल्स की, ठीक है। तो प्रोटीन काइनेज C जो है वो फॉस्फोराइलेट करेगा अदर प्रोटीन चैनल्स की, और उन चैनल प्रोटीन्स को भी वो जो है वो एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन की सिग्नल ट्रांसडक्शन थी M1 और M3 रिसेप्टर पे, जो कि एक्साइटेटरी नेचर की थी। अब हम लोग इसका एसिटाइलकोलिन की सिग्नल ट्रांसडक्शन को देखते हैं इनहिबिटरी M2 रिसेप्टर के ऊपर, जो कि हार्ट में प्रेजेंट है। अच्छा, तो M2 रिसेप्टर जो होते हैं ना, M2 रिसेप्टर में हमारे पास G इनहिबिटरी प्रोटीन इन्वॉल्व होता है,
और ये जो M2 रिसेप्टर है ये इनहिबिटरी नेचर के होते हैं और ये हमारे पास क्या कहते हैं हार्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। M2 रिसेप्टर जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करेगा M2 रिसेप्टर के ऊपर तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगी उसी तरह से, और कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से जो GI प्रोटीन है M2 रिसेप्टर में, GI प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से जो GI प्रोटीन का जो अल्फ़ा सब यूनिट है उसमें GTP हट जाएगा और वहाँ पे GTP अल्फ़ा सब यूनिट में अटैच हो जाएगा। अब ये जो GTP अल्फ़ा सब यूनिट है GI प्रोटीन का, ये एडिनाइल साइक्लेज इंजाइम को ब्लॉक करेगा, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज इंजाइम का काम होता है ATP को कन्वर्ट करना इनटू साइक्लिक AMP। जब हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, किसकी वजह से, GI प्रोटीन के अल्फ़ा सब यूनिट की वजह से। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज जो है वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। यहाँ पे मैंने क्रॉस डाला हुआ है, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज ब्लॉक किया तो ATP कन्वर्ट नहीं होगा साइक्लिक AMP में। साइक्लिक AMP जब नहीं बनेगा तो हमारे पास प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट नहीं होगा। प्रोटीन काइनेज A जब एक्टिवेट नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे पास जो कैल्शियम चैनल है हार्ट सेल्स के ऊपर, कार्डिक सेल्स के ऊपर, वो उसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, मतलब उस चैनल के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं होंगे क्योंकि प्रोटीन काइनेज A एंजाइम तो नहीं बन रहा हमारे पास। तो जब कैल्शियम चैनल की फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो कैल्शियम चैनल एक्टिवेट नहीं होंगे, लेस एक्टिव होंगे या फिर ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो नहीं होगा हार्ट सेल में या कार्डिक सेल में। जब हार्ट सेल में कैल्शियम का इन्फ्लक्स ही ब्लॉक हो जाएगा तो कार्डिक सेल या हार्ट सेल की कंट्रैक्शन नहीं होगी। जब कार्डिक सेल की कंट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी और हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, तो जब कार्डिक सेल की कंट्रैक्शन कम होगी तो हार्ट जो है हमारा वो सही तरह ब्लड को आगे पंप नहीं कर सकेगा क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो सही तरह कंट्रैक्ट नहीं हो रहे, उसकी कंट्रैक्शन कम हो गई, हार्ट रेट कम हो गया बिकॉज ऑफ नो कैल्शियम इन्फ्लक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज़्म था। अगर हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो M2 पे बाइंड करे, और इसी मैकेनिज़्म को हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट M2 रिसेप्टर भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब एडिनाइल साइक्लेज को तो ये ब्लॉक करता ही करता है, इसके अलावा मतलब ये कैल्शियम चैनल को तो ब्लॉक करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा ये पोटेशियम चैनल कार्डिक सेल जो नहीं है हार्ट सेल हमारा, कार्डिक सेल में हमारे पास पोटेशियम इफ्लक्स चैनल होते हैं जो बीटा और गैमा सब यूनिट है, बीटा एंड गैमा सब यूनिट GI प्रोटीन का, वो इस पोटेशियम इफ्लक्स चैनल को एक्टिवेट कराते हैं ताकि कार्डिक सेल के अंदर से पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर इफ्लक्स हो। कौन करता है ये? बीटा और गैमा सब यूनिट ऑफ GI प्रोटीन इसको एक्टिवेट करता है ताकि कार्डिक सेल से पोटेशियम जो है वो बाहर जाए। जब पोटेशियम बाहर इफ्लक्स होगा तो पोटेशियम तो पॉजिटिव आयन है, मतलब पॉजिटिविटी बाहर जा रही है ना सेल से पोटेशियम आयन की शक्ल में, तो कार्डिक सेल के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जब कार्डिक सेल के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसको हम लोग कार्डिक सेल हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। हाइपर पोलराइज का मतलब कि उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्डिक सेल के अंदर, ठीक है। जब कार्डिक सेल हाइपर पोलराइज होगा तो इसका मतलब कि कार्डिक सेल की जो एक्साइटेशन है या जो कंट्रैक्शन है, एक्साइटेशन उसकी जो क्या होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाइपर पोलराइजेशन एंड पोटेशियम इफ्लक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बीटा और गैमा सब यूनिट का मैकेनिज्म था, जबकि हमारे पास जो अल्फ़ा सब यूनिट था वो हमारे पास यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज को ब्लॉक कर रहा था। ठीक हो गया, डन हो गया। तो GI प्रोटीन के हमारे पास 3 सब यूनिट है, G अल्फ़ा, G बीटा और GI गैमा, तीनों हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन की सिग्नल ट्रांसडक्शन थी M2 रिसेप्टर पे और M1 और M3 रिसेप्टर पे। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं मस्करिनिक एगोनिस्ट के बारे में ना, ऐसे ड्रग जो कि मस्करीन रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, ठीक है। उसमें से हमारे पास एक पेलोकार्पिन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्करीनिक एगोनिस्ट है। पेलोकार्पिन जो है ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव मस्करीनिक एगोनिस्ट होता है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि ये सेलेक्टिवली M1 पे या M2 पे बाइंड नहीं होता, बल्कि ये किसी भी मस्करीनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो सकता है। इस वजह से हम इसको नॉन सेलेक्टिव मस्करीनिक एगोनिस्ट कहते हैं पेलोकार्पिन को, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस लिपिनकॉट में बताई गई है इसकी। पेलोकार्पिन को हम लोग क्लिनिकली यूज़ करते हैं 2 कंडीशन में, या तो अगर ज़ीरोस्टोमिया हो पेशेंट को या तो ग्लोकोमा का मसला हो पेशेंट को, ठीक है। तो इन 2 कंडीशन में हम लोग पेलोकार्पिन देते हैं पेशेंट को, ठीक है। सो ज़ीरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राई माउथ। अगर किसी पेशेंट का जो माउथ है वो बार बार खुश्क होता जा रहा है ना, तो उस केस में हम लोग पेलोकार्पिन देंगे पेशेंट को। तो पेलोकार्पिन ज़ीरोस्टोमिया को ट्रीट करेगा कैसे? पेलोकार्पिन बाइंड करेगा M3 रिसेप्टर पे और जिसकी वजह से स्टिमुलेट होगा सलेवरी ग्लैंड सिक्रीशन।
मतलब M3 रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से क्या होगा कि सलेवरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो ड्राई माउथ का प्रॉब्लम होगा पेशेंट का वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इसको हम लोग ग्लोकोमा पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं जिनको ग्लोकोमा हो। ग्लोकोमा बेसिकली एक ऐसा आंखों वाला प्रॉब्लम है ना कि जिसमें आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो बिल्डअप हो जाता है। तो एक्वस ह्यूमर को हम लोग ड्रेन करेंगे ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए। तो हम लोग पीलोकार्पिन देंगे पेशेंट को। तो पीलोकार्पिन जो है वो क्या करेगा, पीलोकार्पिन मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा आई में और क्या कॉज करेगा, मायोसिस कॉज करेगा आई के अंदर। मायोसिस मतलब जब आई का जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, इसको मायोसिस कहते हैं। तो पहला ये मायोसिस करेगा पीलोकार्पिन और सेकंड ये सीलियरी मसल जो होते हैं आई में उसको कंट्रैक्ट करेगा। तो ये दो काम करेगा ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए। तो जब मायोसिस हो जाएगी और सीलियरी मसल भी कंट्रैक्ट हो जाएगी आई में, इसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर होता है आई में वो ड्रेन हो जाएगा, उसकी ड्रेनेज होगी, यानी वो बिल्डअप होने से रुक जाएगा, नहीं होगा, ड्रेन होगा, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर का जो बिल्डअप है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से आई के अंदर जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर था वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और इस तरह जब हमारे पास इंट्रा ऑकुलर प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं कि जो ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है पेशेंट का वो ट्रीट हो गया, ठीक है। तो ग्लोकोमा में हमारा मकसद क्या होता है कि हम लोग एक्वस ह्यूमर को बिल्डअप से रोके और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को क्या करें, रिड्यूस करें, कम करें। तो ये दो हमारे पास लिपिनकॉट में इसके क्लिनिकल यूजेस बताए थे और ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव मस्करिनिक एगोनिस्ट में आता है, ठीक है। अच्छा, अब लिपिनकॉट में अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के ऊपर स्टडीज़ और रिसर्च किया जा रहा है कि क्या M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है वो अल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। इस बात पे रिसर्च जारी है, ठीक है। अल्जाइमर डिसीज़ ऐसा डिसीज़ है कि जिसमें बंदे की जो मेमोरी है या बंदे का जो लर्निंग प्रोसेस है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। उस डिसीज़ को हम लोग अल्जाइमर डिसीज़ कहते हैं। तो M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट को स्टडी किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है कि ये अल्जाइमर डिसीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये जो M1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं ये हाईली प्रेजेंट होते हैं CNS में, यानी ब्रेन में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो चूंकि ये CNS में हाईली प्रेजेंट होते हैं M1 रिसेप्टर, तो अगर हम लोग M1 रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें CNS में तो हो सकता है कि इससे पेशेंट की जो मेमोरी है और पेशेंट का जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाए अल्जाइमर वाले पेशेंट्स में। तो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च जारी है, ठीक है। ये बात लिपिनकॉट में मेंशन है। इसके अलावा M3 रिसेप्टर के बारे में भी मेंशन किया गया है। M3 रिसेप्टर जो होता है ये अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं, M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की वजह से M3 रिसेप्टर क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, यानी कि लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स है वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे। जब ब्रोंक्यूल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला आएगा। तो हम लोग M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के बजाय हम इसको ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक एंटी मस्करिनिक एजेंट से या एंटागोनिस्ट से ब्लॉक करेंगे। जब हम लोग M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के बजाय ब्रोंको डायलेशन होगी यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स है पेशेंट के वो डायलेट हो जाएंगे, लंग्स जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे और पेशेंट का जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का जो मसला था वो रिलैक्स हो जाएगा और पेशेंट जो है वो ईजिली ब्रीथिंग कर सकेगा, ठीक है। तो M3 रिसेप्टर को हम लोग ब्लॉक करेंगे ताकि ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो और पेशेंट जो है वो ईजिली सांस ले सके। तो ये M1 रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर ये आपके लिए पिनकोड में मेंशन है। इसके अलावा M4 और M5 जो रह गए उनके लिए हमारे पास अभी तक कोई भी क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। M4 और M5 के लिए उनके ऊपर भी रिसर्च जारी है अभी। अच्छा, तो हमने मस्करिनिक पढ़ लिया ना, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर को, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जिसके ऊपर एसिटाइलकोलिन भी बाइंड हो सकता है और इसके ऊपर निकोटीन भी बाइंड हो सकता है और मस्करिन भी बाइंड हो सकता है। लेकिन वहाँ पे हमने मस्करिनिक रिसेप्टर में बोला था कि निकोटीन की एफिनिटी वहाँ पे वीक थी ना मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर के केस में यहाँ पे निकोटीन की एफिनिटी ज़्यादा होगी बाइंडिंग की, जबकि यहाँ पे मस्करिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है निकोटिनिक रिसेप्टर पे वो कमज़ोर होगी, ठीक है। मस्करिनिक में हमारे पास निकोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी वीक थी, जबकि निकोटिनिक में हमारे पास मस्करिन की बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो कमज़ोर होती है, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में। ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ये हमारे पास लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं जिसको हम लोग आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं।
लीगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर हम लोगों ने फार्माकोडायनेमिक में भी डिस्कस किया था, यानी कि ऐसे रिसेप्टर जिसके ऊपर लीगेंड आके बाइंड हो और उसी रिसेप्टर में हमारे पास आयन चैनल प्रेजेंट होता है जो कि ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लीगेंड गेटेड आयन चैनल कहते हैं, यानी कि लीगेंड बाइंड होगा रिसेप्टर पे तो तभी उस रिसेप्टर से आयंस का फ्लो होगा आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, ठीक है। सो इसको हम लोग आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर को। क्लियर हो गया? ओके। एट लो कंसंट्रेशन निकोटीन एक्टिवेट निकोटिनिक रिसेप्टर, जबकि एट हाई कंसंट्रेशन निकोटीन ब्लॉक्स निकोटिनिक रिसेप्टर। अगर निकोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है, तो उस केस में निकोटीन जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से निकोटिनिक रिसेप्टर जो है उसकी डीसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। अब डीसेंसिटाइजेशन क्या है ये हम लोग फार्माकोडायनेमिक वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन की वजह से निकोटीन जो है वो रिसेप्टर को डीसेंसिटाइज करेगा, जिसकी वजह से मसल पैरालिसिस हो सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि निकोटीन के हाई डोज या फिर निकोटीन की टॉक्सिसिटी की वजह से मसल पैरालिसिस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में। अब हमने बोला कि ये हमारे पास लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है, ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है या फिर निकोटीन जो है वो यहाँ पे बाइंड हो जाए इस निकोटिनिक रिसेप्टर पे, तो चूंकि ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है तो यहाँ पे हमारे पास बीच में आयन चैनल प्रेजेंट होता है इस निकोटिनिक रिसेप्टर के। तो लिगेंड यहाँ पे बाइंड हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम आयन चैनल ओपन हो गया और बाहर से जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयन इन्फ्लक्स हो रहा है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और इसी को हम लोग डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिविटी अंदर बढ़ जाती है सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से, उसको हम लोग डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो मोर एक्साइटेबल बन जाता है। इससे पहले हमने हाइपर पोलराइजेशन की बात की थी ना। हाइपर पोलराइजेशन के केस में एक्साइटेशन कम हो रही थी नेगेटिव आयन की वजह से, जबकि डी पोलराइजेशन में एक्साइटेशन ज़्यादा होगी पॉजिटिव आयन की वजह से। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। सो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जब होगा तो इसकी वजह से इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या फिर अदर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, जैसा कि मसल कंट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो काम करता है। अब हम लोग निकोटिनिक रिसेप्टर की लोकेशन को थोड़ा देखते हैं और उसके फर्दर सब टाइप्स को देखते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग लोकेशन को डिस्कस करते हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो हमारे पास सीएनएस में प्रेजेंट होता है। सीएनएस में जब निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से मूड चेंजेस हो गए, अटेंशन हो गया, अराउजल हो गया, ये इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सीएनएस में जब निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। इसके अलावा हमारे पास ये एड्रीनल मेडुला में लोकेटेड होता है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब निकोटिनिक रिसेप्टर एड्रीनल मेडुला पे एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है। एपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रीनलिन भी कहते हैं, ठीक है, और नॉर एपिनेफ्रिन को हम लोग नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं। सो सीएनएस में प्रेजेंट है, एड्रीनल मेडुला में निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, ऑटोनोमिक गेंग्लियन में प्रेजेंट है। प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स होता है ना, उसको हम लोग गेंग्लियन कहते हैं। तो ऑटोनोमिक गेंग्लियन में प्रेजेंट होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में। स्केलेटल मसल का जो मोटर एंड प्लेट होता है उसके ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर लोकेटेड होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में, ठीक है, जो फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हो। और जब ये एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन होती है, ठीक हो गया। सो ये कुछ लोकेशंस थी 4 निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। अब अगर हम लोग इसके निकोटिनिक रिसेप्टर की सब टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास NM है और NN है। ये दो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर के सब टाइप्स में आ जाते हैं, NM और NN, ठीक है। NM हमारे पास न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसको हम लोग NM से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का NM निकोटिनिक रिसेप्टर है इसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं एट्राकोरियम एक ड्रग है उससे, जो कि मसल रिलैक्सेंट ड्रग है, और इसको हम लोग ड्यूरिंग सर्जरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये लिपिनकॉट में मेंशन है। इसके अलावा हमारे पास जो NN निकोटिनिक रिसेप्टर है ना, इसको हम लोग न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं, चूँकि ये हमारे जो CNS में जो ऑटोनोमिक गेंग्लिया है, मतलब न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है, ऑटोनोमिक गेंग्लियन में। सो
इसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं एक ड्रग से जिसका नाम है मिकामाइल अमाइन, ठीक है। मिकामाइल अमाइन से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं इस न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर को। और ये हमारे पास जो मिकामाइल अमाइन जो है ये हमारे पास एक गेंग्लियोनिक ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है। जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी हम इसको मतलब ये जो ड्रग्स हैं ना, मिकामाइल अमाइन हो गया और ये जो एट्राकोरियम हो गया, पीलोकार्पिन हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, और बाकी जितने भी हमारे पास एगोनिस्ट है मस्करिनिक निकोटिनिक या फिर एंटी मस्करिनिक एंटी निकोटिनिक जो हमारे पास जितनी भी ड्रग्स है उन सब को हम लोग आगे 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं आपको लिपिनकॉट से जो पैराग्राफ उन्होंने मेंशन किए हुए हैं उनको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो जाए कि कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने निकोटिनिक रिसेप्टर की लोकेशन भी देख ली और इसके सब टाइप्स भी देख लिए, ठीक है। और इनके जो ब्लॉकिंग ड्रग्स है वो भी हमने देख लिए, इनको याद रखना आप। आगे हम जो है 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में ताकि सब क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, ठीक है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हम लोग इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, इसमें हमारे पास 3 मेजर क्लासेस होती है, ठीक है। इन 3 क्लासेस में से पहला हमारे पास जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का जो क्लास है वो है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स, और तीसरा हमारे पास रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एजेंट। ये 3 हमारे पास मेजर क्लासेस है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ना, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर फिर फर्दर सब क्लासेस है, जैसा कि इंडोजीनियस कोलिन ईस्टर्स इसमें आ जाते हैं, सिंथेटिक कोलिन ईस्टर आ जाते हैं, और नेचुरल अल्कलाइड, ये तीनों हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इंडोजीनियस कोलिन ईस्टर में हमारे पास एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन की, सिंथेटिक कोलिन ईस्टर में हमारे पास एग्जाम्पल है बेटानोकोल एंड कार्बाकोल की, जबकि नेचुरल अल्कलाइड में हमारे पास निकोटिन और पीलोकार्पिन आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो मेजर क्लास है वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट, यानी कि वो जो वो जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम था ना साइनेप्स में, जो कि एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर रहा था, उस कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करने वाले जो एजेंट्स है, जो ड्रग्स है, उनको हम लोग एंटी कोलिन एस्टरेज एजेंट्स कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटी कोलिन एस्टरेज एजेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली रिसेप्टर के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि ये जो है इनडायरेक्टली सिनेप्स में जो है एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाते हैं बाय ब्लॉकिंग द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, ताकि एसिटाइलकोलिन की जो है वो ब्रेक डाउन ना हो सके और एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो सके सिनेप्स में। तो ये इनडायरेक्ट एक्शन है एंटी कोलिन एस्टरेज एजेंट्स का। जबकि जो डायरेक्ट एक्टिंग है, तो डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो डायरेक्टली जाके जो है निकोटिनिक या फिर मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होके एक्शन शो करते हैं। इस वजह से हम लोग जो है इसको डायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं, जबकि हम लोग इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये 2 मेजर क्लासेस है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम एजेंट में हमारे पास 2 सब क्लासेस है, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में हमारे पास इकोथायोफेट आता है, जबकि रिवर्सिबल में हमारे पास फाइजोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पेरिडोस्टिग्मीन, डोनपेजिल, रिवास्टिग्मीन, जेलेंटामीन, ठीक है, ये रिवर्सिबल में आते हैं। सो एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स हमारे पास रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। दोनों को हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपसे कभी भी ना भूले, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास जो मेजर क्लास है इसमें वो क्या है, वो है रीएक्टिवेशन एजेंट्स ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, यानी कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को दोबारा रीएक्टिवेट करने वाले जो ड्रग्स या एजेंट्स हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है प्रेलिडॉक्सीम ड्रग की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 3 मेजर क्लासेस थी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, और इन क्लासेस को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले एसिटाइलकोलिन को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब हम लोग एसिटाइलकोलिन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि एसिटाइलकोलिन जो है, एसिटाइलकोलिन इज़ अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। ये एक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। क्वाटर्नरी मतलब कि इसके ऊपर जो है 4 अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। अमोनियम कंपाउंड है मतलब इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा।
सो एसिटाइलकोलिन जो है ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है वो बाइंड होता है किसके साथ, 4 अल्काइल ग्रुप्स के साथ, जैसा कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। देखो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम जो है वो 4 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एसिटाइलकोलिन कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नाइट्रोजन एटम के ऊपर एसिटाइलकोलिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको भी क्रॉस नहीं कर सकता पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यही रीज़न है कि हम लोग एसिटाइलकोलिन जो है उसको एज अ ड्रग यूज़ नहीं करते, मतलब इसको हम लोग लिमिटेड यूज़ है इसका एज अ ड्रग, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन को या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो हम लोग इसको एज अ ड्रग जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो है ये प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है, किस चीज़ में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन जो है इसके मल्टीपल एक्शन होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर, मतलब कि एसिटाइलकोलिन जो है उसके मल्टीपल एक्शन होते हैं, यानी कि एसिटाइलकोलिन के जो एक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल और वाइड स्प्रेड एक्शंस है, या फिर नॉन स्पेसिफिक एक्शन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी एक ऑर्गन को टारगेट नहीं करता, बल्कि ये काफ़ी सारे मल्टीपल ऑर्गन्स को एक ही टाइम पे टारगेट कर सकता है। जैसे हार्ट रेट को डिक्रीज़ किया, साथ में जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर वहाँ पे भी एक्शन शो कर सकता है। तो इसका जो एक्शन है वो नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी ऑर्गन पे एक्शन हो सकता है। तो इसके जो एक्शन होते हैं वो बेसिकली नॉन स्पेसिफिक एक्शन होते हैं या वाइड स्प्रेड होते हैं, और इसी नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट्स को या एक्शंस को हम लोग डिफ्यूजिव इफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एसिटाइलकोलिन जो है ये रैपिड, इसकी क्या होती है, रैपिड डिग्रेडेशन या फिर रैपिड इनएक्टिवेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम की वजह से इसकी ब्रेकडाउन होती है रैपिडली। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम लोग एसिटाइलकोलिन को जो है एज अ ड्रग यूज़ नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन के टॉपिक के अंदर ही एक हेडिंग है लिपिनकॉट बुक में, वो क्या है कि एसिटाइलकोलिन जो है, एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है और कार्डिक आउटपुट को भी डिक्रीज़ करता है। अब वो कैसे करता है वो हम समझते हैं, ठीक है। बेसिकली जो एसिटाइलकोलिन होता है ना, एसिटाइलकोलिन जो है ये वेगस नर्व की जो एक्शन है, वेगस नर्व के एक्शन को कॉपी करता है, इसको हम लोग मिमिक कहते हैं। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना वेगस नर्व के एक्शन को, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो वेगस नर्व है वो सबसे मेन नर्व होता है, ठीक है। ये जो वेगस नर्व है इसका काम क्या होता है कि वेगस नर्व जो है वो हार्ट रेट को कम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो वेगस नर्व है इसका हार्ट रेट कम करने वाला जो एक्शन है इसी को मिमिक या कॉपी करता है कौन, एसिटाइलकोलिन। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, व्हेन एसिटाइलकोलिन इंजेक्टेड इंट्रावीनसली इट डिक्रीज हार्ट रेट, जिसको हम लोग नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी कहते हैं। हार्ट रेट को भी कम करेगा एसिटाइलकोलिन जब हम इसको आईवी इंजेक्शन देंगे, और हार्ट रेट के साथ ये स्ट्रोक वॉल्यूम को भी कम करेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विद ईच हार्ट बीट, ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ये एक्शन एसिटाइलकोलिन कैसे शो करता है हार्ट में कि हार्ट रेट को भी कम किया, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी कम किया, ये कैसे, कौन सा रिसेप्टर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे M2 रिसेप्टर होता है हार्ट में। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, M2 रिसेप्टर इनहिबिटरी नेचर का होता है। जब एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड होता है M2 रिसेप्टर पे, जो कि एसी नोड के हार्ट के एसी नोड में प्रेजेंट होता है ना, तो जब M2 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है तो M2 रिसेप्टर का इनहिबिटरी एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एसी नोड जो है, एसी नोड क्या है, एसी नोड फायरिंग करता है, मतलब हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है ना, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो हार्ट की जनरेट होती है वो पेस मेकर की वजह से होती है, और पेस मेकर कौन है हार्ट में, वो एसी नोड है। तो ये जो एसी नोड पेस मेकर है इसमें इनहिबिशन हो जाएगी M2 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन के बाइंडिंग की वजह से। जब एसी नोड की जो है पेस मेकर की इनहिबिशन होगी तो जाहिर सी बात है इसकी जो इलेक्ट्रिकल फायरिंग है एसी नोड की वजह से, इलेक्ट्रिकल फायरिंग जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिकल फायरिंग कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपके पास हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम सब कम हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है, और ये बेसिकली मेनली काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जिसमें आपके पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन होता है, यानी कि रेस्टिंग स्टेट में आप होते हो
और आपकी जो डाइजेशन है वो भी हो रही होती है साथ साथ, ठीक है। सो ये एसिटाइलकोलिन का हमारे पास डिक्रीज हार्ट रेट का मैकेनिज़्म था। अब हम लोग देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कैसे कम करता है। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं डिक्रीज ब्लड प्रेशर के बारे में। यहाँ पर आपके पास जो ब्लड वेसल होता है ना, ब्लड वेसल के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये देखो ये डॉट डॉट से मैंने शो किए हुए हैं। सो ये ब्लड वेसल के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर मस्करिनिक M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब एसिटाइलकोलिन ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल पे आके M3 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, आपके पास एक अमाइनो एसिड है आर्जिनिन। आर्जिनिन अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड में जब कन्वर्ट होगा तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ब्लड वेसल के इंडोथेलियल सेल से डिफ्यूज हो जाएगा, निकल जाएगा, और जो भी करीबी नियर बाय स्मूथ मसल सेल्स होते हैं उनमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड इंटर कर जाएगा। इनसाइड स्मूथ मसल सेल जब नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा तो इनसाइड स्मूथ मसल सेल ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज जी को। ये जो प्रोटीन काइनेज जी है ये स्मूथ मसल्स को हाइपर पोलराइज करेगा, यानी कि उनकी जो एक्साइटेशन है स्मूथ मसल सेल्स की और उनकी जो कंट्रैक्शन है उसको कम करेगा। और इसके अलावा प्रोटीन काइनेज जी जो है वो ब्लॉक करेगा एक एंजाइम को जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3। ये जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 एंजाइम है इसका काम होता है साइक्लिक जीएमपी को ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 जो है वो साइक्लिक जीएमपी को ब्रेक डाउन करता है। और साइक्लिक जीएमपी का काम क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी जो है वो वेजो डायलेशन करता है, वेसल्स यानी ब्लड वेसल को डायलेट करता है, रिलैक्स करता है ना। तो जब आपके पास जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 एंजाइम है, जब हम लोग इस फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 एंजाइम को ब्लॉक करेंगे प्रोटीन काइनेज जी की वजह से, तो ये जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 एंजाइम है ये सीजीएमपी को ब्रेक डाउन नहीं कर सकेगा। जब हमारे पास सीजीएमपी ब्रेक डाउन नहीं होगा तो सीजीएमपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। सीजीएमपी का लेवल ज़्यादा होगा तो सीजीएमपी का काम क्या है, वेजो डायलेशन करना। तो सीजीएमपी जो है वो क्या करेगा, वो वेजो डायलेशन करेगा, यानी कि ब्लड वेसल जो है वो खुले ओपन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लड फ्लो जो होगा वो इजीली प्रॉपरली फ्लो कर सकेगा वेसल के अंदर, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज कर जाएगा वेजो डायलेशन की वजह से, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 एंजाइम को ब्लॉक किया ताकि साइक्लिक जीएमपी ब्रेक डाउन ना हो और वेजो डायलेशन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन का मैकेनिज्म था कि कैसे जो है एसिटाइलकोलिन जो है वो वेजो डायलेशन करता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन आपके पास एक एंटी मस्करिनिक ड्रग है। एंटी मस्करिनिक मतलब जो मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, यानी कि एंटागोनिस्ट है मस्करिनिक रिसेप्टर का एट्रोपिन जो है, ठीक है। सो एट्रोपिन को हम लोग एंटागोनिस्ट या फिर एंटी मस्करिनिक एजेंट भी कह सकते हैं। अब चूंकि ये एट्रोपिन जो है ये M3 रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा ब्लड वेसल पे, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी यानी कि जो ब्लड वेसल है वो कंट्रैक्ट करेंगे, तंग हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, तो उनके अंदर ब्लड फ्लो सही तरह नहीं हो सकेगा। जब ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा वेसल के अंदर तो ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो एट्रोपिन एंटी मस्करिनिक ड्रग है जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है बाय ब्लॉकिंग द M3 रिसेप्टर ऑफ ब्लड वेसल, जिसकी वजह से बीपी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर में मैकेनिज्म था एसिटाइलकोलिन का। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग एसिटाइलकोलिन के डिफरेंट एक्शंस को देखते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन की अगर हम लोग बात करें तो GIT में कैसा एक्शन होता है वो हम देखते हैं। एसिटाइलकोलिन जो है ये मोस्टली स्टिमुलेटरी एक्शन शो करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। अगर GIT की बात करें तो GIT में एसिटाइलकोलिन जो है वो सलेवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि सलाइवा की प्रोडक्शन हो सके। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन जो है वो GIT में डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ कराता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंड इंक्रीज पेरिस्टालसिस, और पेरिस्टालसिस या फिर GIT मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। पेरिस्टालसिस क्या होते हैं, पेरिस्टालसिस का मतलब होता है कि GIT की जो मसल है
जीएटी की मसल जब वेव लाइक शक्ल में कंट्रैक्शन शो करे फूड को आगे मूव करने के लिए, ठीक है, वेव लाइक कंट्रैक्शन ऑफ जीएटी मसल टू मूव द फूड फॉरवर्ड, इसी वेव लाइक कंट्रैक्शन को हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो इसको भी एसिटाइलकोलिन इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ये जीएटी के एक्शंस थे एसिटाइलकोलिन के। अब चूंकि जीएटी हमें पता है कि जीएटी में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो M3 मस्करिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। ब्रोंकाई नेक्स्ट हमारे पास है, तो ब्रोंकाई में एसिटाइलकोलिन जो है वो M3 रिसेप्टर के ऊपर ही एक्शन शो करेगा। ब्रोंकाई में एसिटाइलकोलिन क्या करता है कि म्यूकस और फ्लूइड की प्रोडक्शन करता है। म्यूकस हमें पता है कि म्यूकस जो है वो एयरवेज की प्रोटेक्शन करता है, रिस्पायरेटरी एयरवेज जो होते हैं, और फ्लूइड जो है वो रिस्पायरेटरी एयरवेज को मॉइस्ट और नम रखता है, ठीक है। तो ब्रोंकाई में एसिटाइलकोलिन का ये काम है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैडर कंट्रैक्शन। एसिटाइलकोलिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर की कंट्रैक्शन करता है। कैसे करता है? यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में डिट्रूसर मसल होता है, उसको स्टिमुलेट करता है एसिटाइलकोलिन, ताकि ब्लैडर की कंट्रैक्शन हो सके और जिसकी वजह से यूरिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आई है, तो आई में हमें पता है कि जाहिर सी बात है एसिटाइलकोलिन है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्शन शो करेगा ना। तो ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आई का जो प्यूपिल है वो क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग मायोसिस कहते हैं। तो आई के प्यूपिल को कंट्रैक्ट करेगा और आई की जो सिलियरी मसल है उसको भी कंट्रैक्ट करेगा। जब सिलियरी मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, विच अलो आई टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। सिलियरी मसल कंट्रैक्ट होगा तो हमारी जो आई है वो नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकेगा, ठीक है। जब हमारी जो विजन है वो नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस हो जाए, इसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन फॉर नियर विजन। तो ये हमारे पास अदर एक्शंस में लिपिनकॉट में बताया गया है एसिटाइलकोलिन के बारे में। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन को हम लोग ऑप्थेल्मिक आई सर्जरी में भी यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग ऑप्थेल्मिक आई सर्जरी हम लोग एसिटाइलकोलिन 1% सोल्यूशन को डायरेक्टली आई की एंटीरियर चैम्बर में इंस्टिल करते हैं, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर हमारे पास बेसिकली जो कॉर्निया और आइरिस है उन दोनों के बीच का जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है उसको हम लोग एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, जिसमें हम लोग एसिटाइलकोलिन 1% सोल्यूशन को इंस्टिल करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो सर्जरी है वो इजीली हो सके और विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो हमें, ठीक है। सो ऑप्थेल्मोलॉजी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ अदर एक्शंस थे एसिटाइलकोलिन के। अच्छा, अब हम लोग बेटानिकोल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटानिकोल जो है, बेटानिकोल का पहला पॉइंट है कि इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन, यानी कि एसिटाइलकोलिन का जो स्ट्रक्चर है उसी तरह सेम हमारे पास बेटानिकोल का भी स्ट्रक्चर है। थोड़े बहुत चेंजेस मौजूद है इसके स्ट्रक्चर में। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे ऊपर मैंने एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ऊपर हमारे पास एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इस एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर में ये जो मिथाइल ग्रुप है CH3, इसको अगर मैं NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दूँ, चेंज कर दूँ, और यहाँ पे CH2 के साथ में एक CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूँ, तो मेरे पास एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। किस में? बेटानिकोल के स्ट्रक्चर में। नीचे वाला जो है ये देखो, एसिटाइलकोलिन में जहाँ पे CH3 था वहाँ पे मैंने NH2 अटैच कर दिया, और जो CH2 था CH2 के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने CH3 इसके साथ अटैच कर लिया। तो मैंने दो जगहों पे चेंजेस की, एक जगह पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया, दूसरी जगह पे मैंने अमाइनो ग्रुप अटैच किया। तो अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको हम लोग बेटानिकोल का स्ट्रक्चर कहते हैं। तो तकरीबन दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बेटानिकोल जो है ये हमारे पास डेराइवेटिव है किस चीज़ का? एसिटाइलकोलिन का, क्योंकि हमने इसको एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस करके ही तो बनाया है, तो डेरिवेटिव हुआ ना एसिटाइलकोलिन का। ओके, सो पहला पॉइंट था हमारे पास कि इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन। सेकंड पॉइंट हमारे पास कि ये डेरिवेटिव है एसिटाइलकोलिन का। तीसरा पॉइंट हमारे पास इसमें इसको हम लोग अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बामाइल ईस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें कार्बामाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बामाइल ग्रुप हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारे पास NH2C डबल बॉन्ड O है, इसको हम लोग यहाँ पे मैं नीचे लिखा भी हुआ है, कार्बामाइल ग्रुप हमारे पास जो होता है ये CONH2 जो है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारे पास कार्बामाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम लोग बेटानिकोल को जो है अनसब्स्टिट्यूटेड
कार्बामाइल ईस्टर भी कहते हैं। अनसब्स्टिट्यूटेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग अमाइनो ग्रुप में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते बेटानिकोल के स्ट्रक्चर में, ये हमारे पास अनसब्स्टिट्यूटेड ही रहता है। तो हमारे पास ये अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बामाइल ईस्टर कहलाता है बेटानिकोल, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें ये जो कार्बामेट ग्रुप है, कार्बामेट ग्रुप प्रोटेक्ट करता है बेटानिकोल को ब्रेकडाउन से, ताकि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम बेटानिकोल की ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेटानिकोल के स्ट्रक्चर में कार्बामेट ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है CH3 मिथाइल ग्रुप, वो बेटानिकोल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम बाइंडिंग टू निकोटिनिक रिसेप्टर, यानी कि बेटानिकोल जो है वो मिथाइल ग्रुप की वजह से निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो सकता। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ पे, ये वाला है, इसकी ये जो सर्कल मैंने लगाया हुआ है मिथाइल ग्रुप CH के साथ जो अटैच है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे इसको बाइंड नहीं होने देता बेटानिकोल को ना, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो बेटानिकोल है ये सिर्फ और सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर पे काम कर सकता है एज अ एगोनिस्ट, जबकि निकोटिनिक पे ये बाइंड नहीं हो सकता मिथाइल ग्रुप की वजह से, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे बेटानिकोल के बारे में, ये रिवाइज कर लो, ओके। अब हम लोग बेटानिकोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेम, जाहिर सी बात है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ना, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट तो हमें पता है कि वो एसिटाइलकोलिन की तरह सेम एक्शन शो करते हैं, तो बेटानिकोल भी तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन की तरह सेम एक्शन शो करेगा। बेटानिकोल हमारे पास दो मैकेनिज्म शो करता है, एक GAT में और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर में। GAT में ये सेम एक्शन शो करता है एसिटाइलकोलिन की तरह। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया एसिटाइलकोलिन GAT में क्या कर रहा था, पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ किया उसने, GAT मोटिलिटी इंक्रीज़ की, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ कराया, तो वो सारे एसिटाइलकोलिन के जो फंक्शंस थे ना, वही सेम एक्शन यहाँ पे बेटानिकोल GAT में शो करेगा। तो पहला मैकेनिज्म बेटानिकोल का GAT में सेम एज एसिटाइलकोलिन, सेकंड मैकेनिज्म यूरिनरी ब्लैडर में सेम एज एसिटाइलकोलिन, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्ट कराएगा, जो डिट्रूजल मसल थे ना उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि ब्लैडर की कंट्रैक्शन हो जाए और यूरिनेशन हो जाए, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्फिंक्टर मसल होता है ना, हमने वो ऑटोनॉमिक वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था उसको। यूरिनरी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर मसल है उसको भी बेटानिकोल जो है वो रिलैक्स करवाता है ताकि यूरिन जो है वो बाहर ब्लैडर से बाहर पास आउट हो सके, ठीक है। तो हम लोग बेटानिकोल को उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको यूरिनरी रिटेंशन का मसला होता है, यानी कि जिनके ब्लैडर में यूरिन जो है वो रिटेन कर जाता है और ब्लैडर से यूरिन जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होता, इसको हम लोग यूरिनरी रिटेंशन पेशेंट्स कहते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए, ताकि उनका जो ब्लैडर है उससे यूरिन रिटेन ना हो बल्कि बाहर पास आउट हो जाए, तो हम लोग बेटानिकोल देते हैं, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे किसके, बेटानिकोल के, और हमने इसका इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अगर बेटानिकोल की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास इसका जो इफेक्ट है या जो एक्शन है बेटानिकोल का, वो बॉडी में 1 घंटे तक लास्ट करता है, यानी 1 घंटे तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, ठीक है, जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन है एज़ कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 घंटा क्यों होता है इतना लंबा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू ब्रेक डाउन, यानी इसकी जो ब्रेक डाउन है वो नहीं हो सकती बेटानिकोल की, बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, यानी कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है इस एंजाइम के ख़िलाफ़। तो इसका जो एक्शन है वो लंबे अरसे तक बॉडी में रहता है, इस वजह से 1 घंटे तक लास्ट करता है। तो ये हमारे पास बेटानिकोल की मैकेनिज्म था, उसका ड्यूरेशन, उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसके एडवर्स इफेक्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बेटानिकोल के थेरापेटिक एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि थेरापेटिक यूजेस क्या होंगे, हम लोग किस लिए इसको यूज़ करेंगे बेटानिकोल को। तो पहला हमारे पास थेरापेटिक यूज़ इसका ये है कि हम लोग इसको पोस्ट पार्टम यूरिनरी रिटेंशन में दे सकते हैं, यानी कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ। पोस्ट का मतलब आफ्टर और पार्टम का मतलब चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ होने के बाद अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन रिटेन हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग बेटानिकोल देंगे। सेकेंड, हम लोग इसको बेटानिकोल को पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में भी दे सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव मतलब आफ्टर सर्जरी, सर्जरी होने के बाद अगर जो यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम आ जाए उस केस में भी हम लोग बेटानिकोल देंगे। तीसरा, हम लोग बेटानिकोल को मेगा कोलोन की कंडीशन में भी देते हैं। मेगा मतलब सेवियर साइज़ में बड़ा होना या फिर डायलेट होना बहुत ज़्यादा, यानी कि कोलोन जो है, कोलोन अगर सीवियरली डायलेट हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग मेगा कोलोन कहते हैं। तो उस केस में हम लोग बेटानिकोल देते हैं ताकि
जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है उसको वापस रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा चौथा हमारे पास न्यूरोजेनिक और एटोनी है। न्यूरोजेनिक एटोनी का मतलब होता है कि जब आपके जो नर्व्स है, व्हेन नर्व्स फेल टू स्टिमुलेट द ब्लैडर, जब नर्व जो है वो फेल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्ट करने में, स्टिमुलेट करने में, ताकि यूरिन हो जाए, तो मतलब यूरिन उस केस में फिर रिटेन होगा ना, जब आपके पास यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो सकेगा नर्व की फेलियर की वजह से। इस कंडीशन को हम लोग न्यूरोजेनिक एटोनी कहते हैं, जब नर्व आपके जो है वो फेल हो जाते हैं। जब नर्व फेल हो जाते हैं कि वो ब्लैडर को स्टिमुलेट नहीं कर पाते तो उसको न्यूरोजेनिक एटोनी कहते हैं। इस केस में भी हम लोग बेतनिकोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चार इसके थेरेपेटिक एप्लीकेशन या थेरेपेटिक यूजेस थे जो कि लिपिनकॉट में मेंशन है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बेतनिकोल की एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा कि इसकी वजह से स्वेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, सलाइवेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लशिंग क्या होता है? फ्लशिंग का मतलब होता है जब आपका जो स्किन या जो चेहरा है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, उसको फ्लशिंग कहते हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट में स्वेटिंग हो सकती है, सलाइवेशन हो सकती है, फ्लशिंग हो सकता है, और इसके अलावा हाइपोटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है बेतनिकोल, क्योंकि ये सेम एसिटाइलकोलिन की तरह ही तो काम करता है। एसिटाइलकोलिन का हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एसिटाइलकोलिन जो है वो बीपी को कम कर रहा था, तो सेम एक्शन इसका भी है, तो ये भी हमारे पास ब्लड प्रेशर को कम करेगा, जिसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर आपका सीवियर कम हो जाता है जब बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्योल्स है उनको कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी सांस का मसला भी आ सकता है बेतनिकोल की वजह से, ठीक है। डायरिया भी कॉज कर सकता है। डायरिया में क्या होता है? डायरिया में आपके पास 3 और मोर वाटरी स्टूल पास आउट होते हैं दिन में, ठीक है। वोमिटिंग भी इससे कॉज हो सकती है बेतनिकोल से। ये आपके पास कुछ एडवर्स इफेक्ट थे और कुछ इसके थेरेपेटिक यूजेस थे। अब अगर हम लोग बात करें ना, इन केस लेट सपोज अगर हमारे पास एडवर्स इफेक्ट जो है बेतनिकोल के वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोड्यूस हो गए बॉडी में, सिवियर एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए, तो हम लोग कैसे उसको रिवर्स करेंगे? फिर उन सिवियर एडवर्स इफेक्ट को हम लोग कैसे ठीक करेंगे या रिवर्स करेंगे? तो हम लोग एट्रोपिन सल्फेट देंगे। हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि एट्रोपिन सल्फेट जो है ये आपके पास एंटी मस्करिनिक रिसेप्टर इंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो एट्रोपिन सल्फेट क्या करेगा कि लेट सपोज अगर हमारे पास इन केस ऑफ सिवियर एडवर्स इफेक्ट सच एज वेरी वेरी डिक्रीज या वेरी वेरी लो ब्लड प्रेशर या फिर सिवियर ब्रोंकोस्पाज्म या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग एट्रोपिन सल्फेट देंगे, क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट जो है ये इंटागोनिस्ट है मस्करिनिक रिसेप्टर का, जबकि बेतनिकोल जो है बेतनिकोल एगोनिस्ट है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे ना। तो हम लोग बेतनिकोल के एडवर्स इफेक्ट जैसा कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर या फिर सिवियर ब्रोंकोस्पाज्म को रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटागोनिस्ट विच इज़ कॉल्ड एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारे पास बेतनिकोल का ये फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे वाला पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग कार्बाकोल की बात करते हैं ना। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो कार्बाकोल होता है, कार्बाकोल इज़ अ नॉन सेलेक्टिव कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, क्योंकि ये आपके पास निकोटिनिक और मस्करिनिक दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इस वजह से हम इसको नॉन सेलेक्टिव कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं कार्बाकोल को, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसको ईस्टर ऑफ कार्बामिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, कार्बाकोल को। और ये कार्बाकोल जो है ये एक पुअर सबस्ट्रेट होता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम के ख़िलाफ़, ठीक है। यानी कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो इस कार्बाकोल की ब्रेकडाउन रैपिडली नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बाकोल जो है वो पुअर सबस्ट्रेट है इस एंजाइम के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो कार्बाकोल है ये इस एंजाइम की वजह से रैपिडली ब्रेकडाउन नहीं हो सकेगा, स्लोली ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से कार्बाकोल का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होगा? वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग कार्बाकोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके हमारे पास लिपिनकॉट में 3 मैकेनिज्म मेंशन है, जीएटी में, सीवीएस में और आई में, ठीक है। जीएटी में इसका मैकेनिज्म सेम है एसिटाइलकोलिन की तरह कार्बाकोल का, ठीक है। बेतनिकोल या फिर एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल तीनों का मैकेनिज्म जीएटी में सेम ही होता है M3 रिसेप्टर पे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो कार्बाकोल है, कार्बाकोल ऑल्सो स्टिमुलेट गेंगलिया, यानी कि ऑटोनॉमिक जो गेंगलिया है उसको भी स्टिमुलेट करता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनिशियल स्टिमुलेशन होती है जीआईटी एक्टिविटी की, और फिर उसके बाद जो है स्लोली जीआईटी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि ऑटोनॉमिक गेंगलिया को स्टिमुलेट करता है कार्बाकोल, जिसकी वजह से हमारे पास मिक्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। मिक्स रिस्पॉन्स इस तरह प्रोड्यूस होता है कि पहले हमारे पास जीआईटी एक्टिविटी स्टिमुलेट हो गई
और फिर बाद में जो है वही एक्टिविटी जो है स्लो डाउन हो गई, यानी कि डिप्रेस हो गई जीएटी एक्टिविटी बाद में। तो मिक्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ कार्बाकोल की वजह से और गेंग्लिया स्टिमुलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जीएटी की बात हो गई मैकेनिज्म की। सीवीएस की बात करें यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें कार्बाकोल हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म शो कर सकता है। इन केस अगर एड्रीनल मेडुला के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर पे कार्बाकोल आके बाइंड कर जाता है तो एड्रीनल मेडुला जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करता है जो कि हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इन केस अगर हार्ट में हमारे पास जो कार्बाकोल है वो मस्करिनिक M2 रिसेप्टर पे बाइंड करे जो कि इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है, तो हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीवीएस का मैकेनिज्म है इसका, तो मतलब मिक्स रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है। थर्ड हमारे पास लिपिनकॉट में मेंशन है आई का। आई में सेम मैकेनिज्म है एसिटाइलकोलिन की तरह। एसिटाइलकोलिन ने आई में क्या किया था, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट किया था जिसको हमने मायोसिस बोला था, ऐसा ही है। इसके अलावा सिलियरी मसल को उसने क्या किया था, एसिटाइलकोलिन ने सिलियरी मसल को कंट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से हम लोग नियर विजन पे नियर ऑब्जेक्ट पे हमारा विजन जो है वो फोकस हो रहा था जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो मायोसिस और एकोमोडेशन सेम एज एसिटाइलकोलिन का एक्शन शो करता है आई में बेटानिकोल, ठीक है। बेसिकली हम लोग कार्बाकोल या फिर बेटानिकोल को हम लोग आई में क्या करते हैं, लोकली इंस्टिल करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन के फॉर्म में। अब हम लोग बात करते हैं कार्बाकोल के थेरापेटिक एप्लीकेशन और एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। अच्छा, तो थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो कार्बाकोल को हम लोग बहुत कम रेयरली यूज़ करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी हम लोग इसको ब्लड में या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी हम कह सकते हैं ना। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड में हम लोग इसको बहुत कम रेयरली यूज़ करते हैं कार्बाकोल को। क्यों? इसके तीन रीज़न है इसको कम यूज़ करने के इस ब्लड में, ठीक है। वो तीन रीज़न कौन कौन से हैं? पहला रीज़न ये है कि ये हाईली पोटेंट होता है, काफ़ी पोटेंट ड्रग है ये कार्बाकोल। सेकंड रीज़न कि ये नॉन सेलेक्टिव है, मतलब ये निकोटिन की बजाय मस्करीन रिसेप्टर पे भी बाइंड हो सकता है, मस्करीनिक के बजाय निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको बहुत कम या फिर रेयरली यूज़ करते हैं सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी लंबा होता है, प्रोलॉन्ग होता है। तो ये तीन रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग इसको बहुत कम रेयरली यूज़ करते हैं सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। तो हम लोग फिर इसको कहाँ पे इसका मेन यूज़ होगा, जब हम लोग इसको सिस्टेमिक में यूज़ नहीं कर रहे, मतलब बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसका जो मेन यूज़ है वो हमारे पास आ जाता है कहाँ पे, ऑप्थेल्मोलॉजी में। यानी कि कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम्स यानी आई के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इसको मेनली यूज़ करते हैं कार्बाकोल को, ठीक है। जैसे कि एज अ मायोटिक एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं अगर हमने मायोसिस कराना हो, मतलब आई का जो प्यूपिल है उसको कंट्रैक्ट कराना हो, तो एज अ मायोटिक एजेंट हम लोग इसको ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं कार्बाकोल को, ठीक है। तो इसका मेन यूज़ ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है एज अ मायोटिक एजेंट, या फिर आई में जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है एक्वस ह्यूमर की वजह से, उसको उस इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कार्बाकोल को। इस कंडीशन को हम लोग ग्लोकोमा कहते हैं जिसमें एक्वस ह्यूमर बिल्डअप हो जाता है आई में और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ग्लोकोमा कहते हैं। और इसी प्रेशर को कम करना, ग्लोकोमा को ठीक करने को हम लोग कार्बाकोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑप्थेल्मोलॉजी में मेनली यूज़ करते हैं, जबकि सिस्टेमिकली हम लोग इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। थेरापेटिक यूजेस हो गए, ओके। अब लिपिनकॉट में इसके जो एडवर्स इफेक्ट वाला पैराग्राफ है उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर हम लोग कार्बाकोल को यूज़ करते हैं आई में ना, ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आई में, तो आई में इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम है, मिनिमम है, या फिर नो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके आई में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि इसकी जो सिस्टेमिक ब्लड एब्जॉर्प्शन है ब्लड में वो बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड में नहीं जा पाता इजीली और ये आई के ऊपर ही जो है लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसका जो आई पे साइड इफेक्ट है वो मिनिमम या नो साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड में वो कम होती है, पुअर एब्जॉर्प्शन है, तो ये आई में ही लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बाकोल था, ये फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पिलोकार्पिन को। अच्छा, अब पिलोकार्पिन की बात करते हैं। तो पिलोकार्पिन क्या है कि इट इज़ अ नेचुरल अल्कलाइड, ठीक है, और ये मस्करिनिक रिसेप्टर पे एज अ एगोनिस्ट काम करता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पिलोकार्पिन जो है ये टर्शरी अमाइन है, ये अनचार्ज होता है फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर, ठीक है।
इसके अलावा इसकी जो ओरल एब्जॉर्प्शन है पिलोकार्पिन की वो बहुत अच्छी है, वेल एब्जॉर्ब ओरली एंड क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर टू इंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, सीएनएस में भी इंटर कर सकता है, और इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन भी अच्छी है, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये प्रॉपरली और इजीली जो है वो वेल जो है एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये स्टेबल है पिलोकार्पिन, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस हाइड्रोलिसिस के ज़रिए इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, यानी कि ये स्टेबल है टू हाइड्रोलिसिस बाय एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, ठीक है। ये चंद पॉइंट्स थे पिलोकार्पिन की लिपिनकॉट में। अब हम लोग इसकी मैकेनिज़्म की बात करें तो चूंकि बाकी जो बिटानिकोल था, कार्बाकोल था, उन्हीं की तरह सेम ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ना, तो उन्हीं की तरह ये भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा, या तो मस्करिनिक या तो निकोटिनिक। बट यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि ये मस्करिनिक एगोनिस्ट है, तो ये मस्करिनिक रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करेगा पिलोकार्पिन, ठीक है। बल्कि तो आता तो ये डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के ही क्लास में है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आई में सेम मैकेनिज्म स्टाइलकोलिन की तरह, यानी वही मतलब मायोसिस करेगा, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा ना, वो आपको पता है। सेकेंड, इसका लिपिनकॉट में मेंशन है कि ये सिक्रीटरी ग्लैंड्स के ऊपर भी बाइंड होता है पिलोकार्पिन, ठीक है। और ये मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर है सिक्रीटरी ग्लैंड्स का, जैसा कि आपके पास स्वेट ग्लैंड्स हो गए जिनसे स्वेट प्रोड्यूस होता है, टीयर प्रोड्यूस होना, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा को प्रोड्यूस करवाना, तो मतलब मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर है सिक्रीटरी ग्लैंड्स का, उनकी सिक्रीशन को जो है ये इंक्रीज करता है, जैसे कि टीयर सिक्रीशन, सलाइवा सिक्रीशन, स्वेट सिक्रीशन, ठीक है। उसके बाद लिपिनकॉट में इसके थेरापेटिक यूजेस मेंशन है कि इसको हम लोग ग्लोकोमा को इमरजेंसी ट्रीट करने के लिए देते हैं, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा में हम इसको देते हैं अगर हमने जो है रैपिडली या फिर इमीडिएटली इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को कम करना हो ना इमरजेंसी कंडीशन में, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसको यूज़ करते हैं माइड्रेसिस को रिवर्स करने के लिए। माइड्रेसिस क्या होता है? माइड्रेसिस का मतलब होता है आई का प्यूपिल डायलेट हो जाना, उसको माइड्रेसिस कहते हैं, जो कि एट्रोपिन की वजह से होता है। एट्रोपिन क्या है? एंटागोनिस्ट है मस्करिनिक रिसेप्टर का, तो एट्रोपिन मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा आई में, तो आई का प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगा, जिसको हम लोग माइड्रेसिस कहते हैं। तो माइड्रेसिस या आई प्यूपिल डायलेट को हम लोग रिवर्स करेंगे किस में? मायोसिस में, कंस्ट्रिक्शन में, तो हम लोग पिलोकार्पिन देंगे जो कि एगोनिस्ट है मस्करिनिक रिसेप्टर का, तो ये मायोसिस कर लेगा और माइड्रेसिस का जो वो प्रोसेस था वो रिवर्स हो जाएगा, यानी प्यूपिल वापस डायलेशन से वापस कंट्रैक्ट करने में चला जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे ऑनसेट की बात करें तो इसकी जो ऑनसेट है एक्शन की वो रैपिड है, मतलब पिलोकार्पिन जो है वो विद इन मिनट्स अपना एक्शन शो कर सकता है, ठीक है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका, और ड्यूरेशन जो है इसका वो 4 से 8 घंटों तक लास्ट करता है इसका। क्यों? क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस की इन हाइड्रोलिसिस के खिलाफ जो है वो स्टेबल है, रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसके थोड़ा एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करो आप ना कि हमारे पास ये जो टीमोलॉल है, टीमोलॉल क्या है? बीटा ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर क्लास में आता है। दूसरा हमारे पास डोराजोलामाइड है जो कि कार्बोनिक इनहाइड्रेज इनहिबिटर क्लास में आते हैं। तो बीटा ब्लॉकर और कार्बोनिक इनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये जो दो ड्रग्स है टीमोलॉल एंड डोराजोलामाइड, इनको भी हम लोग यूज़ करते हैं ग्लोकोमा को ट्रीट करने में ना। लेकिन अगर हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना हो ग्लोकोमा की, यानी हमने इमीडिएटली इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को एकदम से कम कराना हो, इमरजेंसी लोअरिंग करनी हो, तो तब हम लोग पिलोकार्पिन यूज़ करते हैं इन दोनों के बजाय, ठीक है। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग पिलोकार्पिन को जीरोस्टोमिया में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग ड्राई माउथ कंडीशन कहते हैं। एडवर्स इफेक्ट में हम लोग देखते हैं इसकी वजह से क्या होता है, पिलोकार्पिन की वजह से विजन ब्लर्ड हो सकता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, और सिलेरी मसल स्पाज्म की वजह से, स्पाज्म कंट्रैक्शन को कहते हैं, आई में सिलेरी मसल स्पाज्म की वजह से बो एक हो सकता है, और इसके अलावा प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकती है जिसको हम लोग डायफोरेसिस कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ सकती है, इसको हम लोग डायफोरेसिस कहते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकती है, यानी सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पिलोकार्पिन के एडवर्स इफेक्ट्स थे। इसमें से यहाँ पे मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सिमिलर इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय इनोसाइब मशरूम पॉइजनिंग।
हमारे पास इनोसाइब मशरूम है जिसकी पॉइजनिंग की वजह से ऐसे सिमिलर एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात भी लिपिनकॉट में मेंशन है। ओके हो गया। सो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स थे। अब अगर हम लोग एट्रोपिन दें, मतलब इन केस अगर हमारे पास पिलोकार्पिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब पिलोकार्पिन के टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन क्या है? एंटागोनिस्ट है मस्करिनिक रिसेप्टर का, ठीक है। तो ये हमारे पास पिलोकार्पिन का टॉपिक था लिपिनकॉट में। हमारा यहाँ तक जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को।